स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर जमुई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फिर करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग को पता भी है, वैकेंसी भी आ गई है बिहार एसएससी का, बिहार एसएससी के साथ साथ में बिहार दरोगा का भी। तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और जो रेगुलरली रूप से आप तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, ताकि आपका करंट अफेयर और स्टैटिक क्लियर हो सके। ठीक है, एक अच्छे तैयारी और बेहतर तैयारी के साथ इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने जो है फोकस पर आते हैं, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं। चलिए, शांति निकेतन की स्थापना के पीछे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? शांति निकेतन की स्थापना के पीछे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? देखिए, प्रसिद्ध व्यक्ति की बात कर रहा है और शांति निकेतन की बात कर रहा है। शांति निकेतन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों। शांति निकेतन की बात करें आपका, तो शांति निकेतन का अर्थ होता है शांति का निवास। क्या होता है? शांति का निवास। शांति का निवास मतलब क्या? किसके अकॉर्डिंग? तो प्रकृति के अकॉर्डिंग। किसके? प्रकृति के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अनुसार होना, उसी को क्या कहा जाता है? शांति निकेतन अर्थात शांति का निवास कहा जाता है। इन चीजों की स्थापना कर दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर अपने जिंदगी में इतनी उपलब्धि हासिल किया है, जो कि ये बोर्ड कम पड़ जाएगा बताएं तो शांति, अगर बात करें शांति निकेतन के बारे में, तो शांति निकेतन को अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इसको क्या किया गया? शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के। और ये कहाँ पर है मित्रों? तो कोलकाता में। याद रखिएगा, कहाँ है? कोलकाता में है ये, याद रखेगा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वही बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर के, तो रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन की स्थापना 1901 में कर दिया था। और 1901 के बाद 1921 में इसे जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय के घोषित कर दिया गया, विश्वविद्यालय में शामिल कर दिया गया था, याद रखिएगा। और साथ साथ में इंडिया का एकमात्र ऐसा केंद्रीय विद्यालय जो कि इसका कुलपति प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री है। विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? प्रधानमंत्री। बाकी बात सबको पता है, जितना भी आपका यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा वो राज्यपाल के हाथों में होती है। लेकिन एकमात्र ऐसे जो है विश्वविद्यालय है जो कि अद्वितीय मतलब कह सकते हैं, यहाँ पर जो है इसको जो है अद्वितीय जो है पावर है, जो कि यहाँ पर इसके पास किसके पास है? यहाँ पर नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी अर्थात पीएम का इसका कौन है? पीएम जो है इसका कुलपति है। वही रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए मित्रों, इनकी जन्म 1861 में कहाँ पर हो गई थी? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। जिंदगी में इनकी बहुत सारा उपलब्धियां हैं। 1913 में इसे क्या मिला? 1913 में इसे जो है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया साहित्य के क्षेत्र में। बोलिएगा सर ये क्या थे? तो ये क्या नहीं थे ये पूछिए। ये कवि भी थे। क्या थे? कवि भी थे। ये उपन्यासकार भी थे। क्या थे? उपन्यासकार भी थे। और क्या थे? ये लेखक भी थे। क्या थे? लेखक भी थे। इन्होंने दो देशों का जो है राष्ट्रीय जो है गान लिखने का काम किया। एक भारत का लिखा और दूसरा लिखने का काम क्या था? बांग्लादेश का। किनका? बांग्लादेश का लिखने का काम किया। भारत का सब लोग को पता है जनगण मन जो है, अब बांग्लादेश का अमर सोनार लिखने का काम किया। कौन किया था मित्रों? जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या कह रहा है मित्रों? शांति निकेतन की स्थापना के पीछे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है? तो शांति निकेतन की स्थापना के पीछे रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वही बात की जाएगा महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी को जो है क्या, तो सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता। क्या? राष्ट्रपिता, ठीक है ना। इनके जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाने का काम किया था। महात्मा गांधी को एक उपाधि अंग्रेज के द्वारा दिया गया, केसर-ए-हिंद। कौन सा उपाधि?
केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। और इसी समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को भी एक उपाधि अंग्रेज के द्वारा दिया गया, जिसका नाम था नाइटहुड उपाधि। क्या नाम था? नाइटहुड उपाधि था। नाइटहुड उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था, उस समय जो है ये अपना उपाधि को क्या किया? लौटा देने का काम किया। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों ने अपनी उपाधि को क्या किया? इस घटना को देखते हुए अपनी उपाधि को लौटा देने का काम किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा के नाम से जानते हैं, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसको चाचा के नाम से जानते हैं मित्रों, और इसको लौह पुरुष क्या नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि टोटल देशी रियासत को एकीकृत करने का श्रेय किनको जाता है? इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और याद रखिएगा साथ साथ में ये जो है अंतरिम सरकार में पहला गृह मंत्री कौन थे? पहला गृह मंत्री अंतरिम सरकार में भारत का, याद रखिएगा, गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा मित्रों। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मित्रों, शांति निकेतन को शामिल किए जाने के विश्व विरासत सूची में भारत का वर्तमान है। अब देखिए, अब लगता है सर एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया, तो कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन तो 2 बार आ ही गया है, इसे जो है देखा जाएगा अगले बार में। लेकिन हमें लगा कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको रिपीट करने का काम किया था। तो चलिए, क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। शांति निकेतन, अभी हम बात कर रहे थे शांति निकेतन के बारे में। तो शांति निकेतन शामिल किए जाने के बाद विश्व विरासत सूची में भारत की प्रधान रैंक क्या हो जाएगा? वर्तमान रैंक क्या हो जाएगा? देखिए, विश्व विरासत सूची में शामिल करने का श्रेय दिया जाता है, तो उनका नाम है यूनेस्को। कौन है? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया जाता है। जब विश्व विरासत में ये शामिल हो जाते हैं तो दुनिया के टूरिज्म सेक्टर को ये क्या करता है? दुनिया के टूरिज्म में बढ़ावा देता है, और साथ साथ में उस देश की जो है पर्यटन स्थल को डेवलप के साथ साथ में आकर्षित करने का काम करता है। टूरिज्म को, किसको? पर्यटन को जो है आकर्षित करने का काम करते हैं। तो याद रखेगा, ये विश्व विरासत, तो विश्व विरासत की सूची में कौन शामिल, किसके द्वारा शामिल किया गया मित्रों? तो यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को। अब देखिए, यूनेस्को की बात आती है, यूनेस्को जो है एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक क्या है? एक अंग है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग माना जाता है। उन्हीं के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। इनका स्थापना हो गया था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में इसका स्थापना हो गया। वही हेडक्वार्टर की बात किया जाए मित्रों, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में। कहां पर है? फ्रांस की पेरिस में इसका मुख्यालय है। इनका काम क्या है? तो विरासत में, विश्व विरासत सूची में शामिल करना, विश्व विरासत सूची में शामिल करने का काम करता है। तो हमारे अभी हाल फिलहाल में किसको किया गया? तो बंगाल में, यानी कि कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में जो स्थित है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया शांति निकेतन। ये शांति निकेतन को शामिल किया गया है, शांति निकेतन को शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व विरासत में। क्या? यूनेस्को विश्व विरासत में इसे शामिल किया गया है। इसका कब से इसका प्रोसेस चालू था? तो भारत के द्वारा 2010 से प्रयास किया जा रहा था इसे शांति निकेतन को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया जाए, और फाइनली आज 2023 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व विरासत सूची में इसे शामिल कर लिया गया है, विश्व विरासत। और टोटल हमारे यहाँ हो गया 41 विश्व विरासत हो गया, हमारे विश्व धरोहर हो गए हमारे। ये कितने हो गए? 41 हो गए टोटल। वही बात किया जाए 40 में, तो 40 में कौन है मित्रों? तो 40 में है धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा जो है 40वां जो है, याद रखिएगा, 40वां जो है विश्व धरोहर है, धौलावीरा है 40वां। और वही 41वां की बात किया जाए तो ये हो गया शांति निकेतन हो गया। वही बात किया जाए भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक विश्व धरोहर सूची में क्या है? तो भारत का रैंक 6ठे। कौन सा मित्रों? 6ठे है, याद रखिएगा। और वही बात किया जाए कि सर पहला रैंक कौन है? पहला रैंक कौन है सर? दूसरा रैंक कौन है सर? तीसरा रैंक कौन है सर? चौथा रैंक कौन है? तो पहला रैंक है मित्रों, पहला रैंक की बात किया जाए तो पहला रैंक है इटली। क्या है? इटली है, जो कि इनमें टोटल 56 ऐसा जो है धरोहर है, जो कि इनका जो शामिल किया गया है। किनका? इटली का। वही बात किया जाए दूसरा, तो दूसरा जो है आपका
फ्रांस का है। किसका है मित्रों? फ्रांस का है। तीसरा बात किया जाए मित्रों तो सॉरी फ्रांस का नहीं मित्रों, चीन का है। किसका? चीन का 51 है। वही बात किया जाए आपका फ्रांस का, तीसरा फ्रांस का 49 हो जाएगा मित्रों। वही 4 में बात किया जाए तो स्पेन है और हम लोग छठे में आते हैं। कितने रैंक में है? छठे रैंक में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? शांति निकेतन का जो शांति निकेतन जो वर्ल्ड हेरिटेज में वर्ल्ड जो है हेरिटेज में जो शामिल किया गया है वो छठा रैंक है। कितना है भारत का मित्रों? छठा रैंक है। ठीक है ना? तो ये चीजें जो है उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। जो भी है इस बार आप चाहे बिहार दरोगा या तो बिहार एसएससी को आर पार करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और एक सीट पक्का कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों फार्मूला 1। क्या है? फार्मूला 1 में मैक्स वर्स्टेपेन की रिकॉर्ड जीत के लय को इस लय को समाप्त करते हुए सिंगापुर ग्रांड प्री किसने जीता? देखिए सिंगापुर ग्रांड प्री किसने जीतने का काम किया है ना? आपके सामने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इसी तरीके से पर डे आपके समक्ष लेकर हाजिर रहूंगा ताकि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्या कर सके, एक अच्छे परफॉर्मेंस कर सके। याद रखिएगा तो फार्मूला में मैक्स वर्स्टेपेन की रिकॉर्ड जीत के लय समाप्त करते हुए सिंगापुर ग्रांड प्री किसने जीता? तो जीतने का काम किया था कार्लोस साइंज। कौन जीतने का काम किया? कार्लोस साइंज। याद रखेगा कार्लोस साइंज। कार्लोस साइंज जो है किसको हरा करके? कार्लोस साइंज जो है मैक्स वर्स्टेपेन को हराते हुए कार्लोस साइंज ने जीत लिया है। क्या किया है? ये सिंगापुर ग्रांड प्री को जीतने का काम किया है और मैक्स वर्स्टेपेन टोटल 10 बार लगातार 10 बार जो है जीत किया। 10 बार जो है जीतने का काम किया लगातार 10 बार इसका जीत का रिकॉर्ड शामिल था जो कि इस 10 बार को हराते हुए 10 बार को जीत को हराते हुए कार्लोस साइंज नए सिंगापुर ग्रांड प्री जीतने का काम किया था। तो सिंगापुर ग्रांड प्री जो है 2020 और 2021 में आयोजित नहीं किया गया था क्योंकि कोविड-19 की वजह से और 2023 में इसे सिंगापुर में क्या किया गया है मित्रों? सिंगापुर में से आयोजित किया गया है जो जीतने का काम किया कार्लोस साइंज। कौन? कार्लोस साइंज के द्वारा जो है ये पूरी तरीके से ये जो है जीत लेने का काम किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? कार्लोस साइंज हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जो कि लुइस वर्स्टेपेन को हरा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पीएम मोदी द्वारा किस शहर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की चरण प्रथम का उद्घाटन किया? देखिए मित्रों यहाँ पर बात है क्या है? यशोभूमि की बात कर रहा है। ये यशोभूमि का बात कर रहा है। आए दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी किसी न किसी दिन जो है अपना जो है एक ना एक स्कीम को लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है हाल फिलहाल की जो विश्वकर्मा पूजा देखने को मिला, विश्वकर्मा पूजा के दिन में विश्वकर्मा जो है स्कीम का लॉन्च करने का काम किया और फिर यहाँ पर देखिए यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का जो है लॉन्च किया था, उद्घाटन करने का काम किया। तो आइए समझते हैं हम यशोभूमि है क्या। यशोभूमि का जो मूल नाम है मित्रों, यशोभूमि का मूल नाम है IICC। याद रखेगा इसका मतलब होता है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर। क्या है? एक्सपो सेंटर है जो इस नाम को बदल करके यशोभूमि कर दिया गया। इस नाम को बदल के क्या कर दिया? यशोभूमि। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय संगठन को क्या करना? मेजबानी करना। याद रखेगा अंतरराष्ट्रीय बैठक को मेजबानी करना इनका जो है मेन उद्देश्य है। यानी कि जो है विभिन्न टाइप का जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन किया जाता है, कन्वेंशन किया जाता है। तो इस कन्वेंशन एक जगह एक टेबल पर बैठाना इसका मेन उद्देश्य है ताकि एक जगह इस यशोभूमि अर्थात IICC का स्थापना कर दिया गया है और ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली, जहाँ पर जो है पूरे विश्व का जो है जब कोई लोग कन्वेंशन के लिए आएंगे तो यहाँ पर इस IIC में बैठ करके मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। तो ये चीजें जो है उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? जो है भारत के द्वारा। इसमें सभी तरीके के आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। याद रखेगा सभी प्रकार की
सुख सुविधाएं, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं। कैसा सुख सुविधाएं? तो आधुनिक सुख सुविधाएं। आधुनिक सुख सुविधाएं जो है इसमें उपलब्ध है, याद रखेगा। ये कहाँ किया गया है मित्रों? नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कितना लागत था? 5400 करोड़, याद रखेगा। 5400 करोड़ रुपया का जो है लागत से ये यशो भूमि का निर्माण किया गया, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 की ओर। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का थीम क्या है? देखिए, ओजोन परत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ओजोन परत उम्मीद करते हैं आप लोग ये पहली बार नहीं नाम सुनते होंगे, ये बहुत बार आप इसका नाम सुन चुके होंगे। तो ओजोन परत हमारे लिए, हमारे दैनिक जीवन अर्थात एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसे ना रोका जाए तो पृथ्वी को नष्ट होने में लेट नहीं लगेगी। यहाँ पर जितना भी लिविंग थिंग्स है, जीव है, जंतु है, वो सभी को बर्बाद करने का काम करेगा, क्योंकि ये ओजोन लेयर जो है हमें पराबैंगनी किरणें से बचाने का काम करती है, याद रखेगा। ओजोन लेयर क्या है मित्रों? ओजोन लेयर है जो कि हमें पर्यावरण को क्या करती है? पर्यावरण को बचाने का काम। क्या है इसका? पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन को संतुलन बनाने का काम करती है, याद रखेगा। संतुलन बनाने का काम करती है, ठीक है। कौन करती है? तो ये ओजोन लेयर करती है, याद रखेगा। ओजोन परत, क्या नाम है? ओजोन परत है। और ओजोन परत जो है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्या? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो याद रखिएगा मित्रों, 1994 में यूएनओ के द्वारा इसे घोषित कर दिया गया। 19 दिसंबर 1994 में घोषित कर दिया गया है कि ये क्या मनाया जाएगा? यहाँ पर जो है ओजोन लेयर यानी ओजोन परत दिवस मनाया जाएगा। और इसे सन 1995 से मनाना स्टार्ट कर दिया। 1995 से मनाना स्टार्ट कर दिया गया था, याद रखिएगा। ओजोन लेयर क्या करती है? हमें तो पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है, याद रखिएगा। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने का काम करती है। और साथ साथ में पराबैंगनी किरणें से होने वाले बीमारी कौन सा है? याद रखेगा, त्वचा कैंसर। कौन सा है? त्वचा कैंसर है मित्रों, मोतियाबिंद है। क्या है? मोतियाबिंद है। ETC एक्स्ट्रा, ETC मतलब इस टाइप का जो है रोग होने का काम करती है। और ये ओजोन लेयर हमें बचाने का काम करती है, याद रखेगा। ओजोन लेयर की बात किया जाए तो सर्वप्रथम इसका जो है एक जो है बैठक किया गया था, जिसमें 45 देश शामिल हुआ था। जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में, कहां पर? कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक बैठक होती है, जिसमें 45 देश शामिल होते हैं। कितना? 45 देश। अब 45 देश, ये यूएनओ यानी कि यूएनओ के द्वारा जो है, ये यूएनओ के द्वारा जो है बैठाया गया एक बैठक था मित्रों, जिसमें 45 देश साथ में मिलकर ये कसम लिया कि हम यूएनओ को रक्षा करेंगे, अर्थात जो है ओजोन परत को रक्षा के लिए जो है, और ओजोन परत की रक्षा के लिए जो है 45 देशों को हस्ताक्षर करवाया। क्या करवाया गया? यूएनओ के द्वारा हस्ताक्षर करवाया गया। तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। 1987 में हुआ। कहां पर हुआ? तो मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहां पड़ता है? तो कनाडा में पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका क्या पूछ रहा है? थीम पूछ रहा है। और इस बार जो हुआ, इस बार जो थीम हुआ, उसका थीम का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की ठीक करना था जलवायु परिवर्तन। क्या था? जलवायु परिवर्तन था इसका। इस बार जो है क्या था? इसका थीम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टाइम पत्रिका के 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में इन्फोसिस कौन सा स्थान रखता है? देखिए मित्रों, सर्वश्रेष्ठ कंपनी की बात कर रहा है। दुनिया में एक जो है सूची तैयार किया गया है। उस सूची में कंपनी को ध्यान में रखते हुए एक सूची बनाया गया है। इसमें सूची जो बनाया गया है वो कंपनी के बारे में बनाया गया है कि कौन सा कंपनी जो है पूरा विश्व के विभिन्न देशों में जाकर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। और उसी जो है प्रदर्शन को एक रैंकिंग के अनुसार सजाने का काम किया था, जो टाइम पत्रिका ये काम किया। कौन किया? टाइम पत्रिका करने का काम किया था, याद रखेगा। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। टाइम पत्रिका के 2023 के विश्व सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में इन्फोसिस ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इन्फोसिस जो है कितना रैंकिंग हो, देखिए 100 कंपनी की इसमें सूची बनाया गया। कितना? 100 कंपनी को ध्यान में रखते हुए एक सूची तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा? तो टाइम पत्रिका के द्वारा। किसके द्वारा? टाइम पत्रिका के द्वारा एक सूची तैयार किया गया, जिसमें इन्फोसिस को 64वें रैंक मिला, 64वें स्थान पे रखा गया।
बोलेगा। अब एक चीजें जो है आपके नजर में आएगा कि सर तो पहला स्थान कौन था, तो पहला स्थान जो दिया गया है वो टाइम पत्रिका जिन्होंने देने का काम किया उसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। याद रखेगा माइक्रोसॉफ्ट का क्या स्थान है, पहला स्थान है। टाइम पत्रिका के अनुसार जो है इन्फोसिस को कितना स्थान रखा गया, 64वां स्थान रखा गया। चलिए देखते हैं आप इन्फोसिस के बारे में देखते हैं। तो इन्फोसिस जो है मित्रों, इन्फोसिस कैसा कंपनी है, तो इन्फोसिस जो है एक भारतीय कंपनी है और साथ साथ में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कैसा कंपनी है मित्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसमें कि जिसका जो है अध्यक्ष जो है नंदन नीलकेनी। याद रखिए क्या नाम है, नंदन नीलकेनी जो है इसका जो है अध्यक्ष है। वही सीईओ की बात की जाए इसका तो सलील पारेख। कौन है, सलील पारेख जो है इसका सीईओ है। सलील पारेख इसका सीईओ है। वही बात की जाए इसका हेडक्वार्टर का, तो इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु है। कहां पर है मित्रों, हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु है, सिलिकॉन सिटी। याद रखिएगा कहां पर है, सिलिकॉन सिटी अर्थात जो है बेंगलुरु है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64वां इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन फिर से लौट के आ गया, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से जो है क्वेश्चन को सुधारने का, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं आने का। जो क्वेश्चन आपके समक्ष आएगा, समक्ष रहेगा, समक्ष आपके सामने दिया जाएगा, वो क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट ना करें, इस बात को ध्यान रखा जाएगा। विश्व ओजोन दिवस, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा इस बार। ठीक है ना, चलिए विश्व ओजोन लेयर, तो विश्व ओजोन परत, अभी इसके बारे में हम डिस्कशन कराने का काम किया है। विश्व ओजोन परत जो है कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 16 सितंबर को क्यों, ताकि जो है पराबैंगनी किरणें से पराबैंगनी किरणें जो है ये क्या करती है, पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने का काम करती है, रक्षा करती है पराबैंगनी किरणें से। अभी तुरंत बताया है मित्रों, मोतियाबिंद, साथ में त्वचा कैंसर, क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर, ईटीसी, ये सभी जो है डिजीज आने का जो है ज्यादा चांसेस रहती है। तो ये सभी चीजों से हमें बचाने का काम करती है। सर्वप्रथम जो है 19 दिसंबर 1994 को इसे घोषित किया गया यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा। 1995 से मनाया जाने लगा था। टोटल एकत्रित हुए थे 1987 में 45 देश एकत्रित होकर के एक जगह बैठक किए थे, जिसका किया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में कनाडा में किया गया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, 16 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा, 16 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मित्रों, हाल में प्रवर्तन निदेशालय ईडी को प्रभारी निदेशक के भूमिका किसने संभाली है। ये देखिए ईडी है ना, ईडी अभी जो है जबरदस्त धूम मचाया हुआ है कि ना। ईडी जो है आजकल जो है सुर्खियों में बहुत है। आप आजकल क्या मतलब 1 साल पहले से भी है, जब से शाहरुख खान का जो है बेटे पकड़ाया था, उसी समय से बहुत ज्यादा। एक वानखेड़े जी हैं और एक ईडी है, याद रखिएगा। जैसे ही ईडी का बात आता है, वानखेड़े जी का नाम तो जरूर आता है, जो कि उन्होंने जबरदस्त काम किया था, बहुत बढ़िया, उसको हमारे लिए आंसर। चलिए यहाँ पर ईडी समझते हैं। ईडी का स्थापना 1956 में हो गया था मित्रों। इसे कहा जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इसे कहा जाता है। 1956 में इसका स्थापना हो गया। इसका काम क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका काम है। मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करना, रोकना इसका काम है। इसका जो है अभी कौन बन गया है, तो अभी जो है राहुल नवीन जो है यहाँ, यानी कि इस एजेंसी का जो है निदेशक बनाया गया। राहुल नवीन जो है इस एजेंसी का निदेशक बना दिया गया था। किसके स्थान पर बना दिया गया, तो संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर किसे बना दिया गया है, राहुल नवीन को बना दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, राहुल नवीन इसका राइट आंसर है, जो कि ईडी का नए कार्यभार संभालने का काम किया था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिवराज सिंह चौहान अंकुरेश्वर में आदि शंकराचार्य की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करने का काम किया। ऊंची उद्घाटन प्रतिमा करने का काम किया है। देखिए शंकराचार्य आदि पुरुष, क्या नाम है, आदि पुरुष शंकराचार्य, याद रखेगा। तो
शंकराचार्य। शंकराचार्य की जो है मध्य प्रदेश में, कहां पर? मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंची, 108 फीट जो है ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने का काम किया। कौन किया है? शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी। ये कहाँ का मुख्यमंत्री है मित्रों? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश की ये जो है कौन सा मुख्यमंत्री है? तो ये मध्य प्रदेश का 19वें मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, यानी कि बने हुए हैं, याद रखेगा। और ये खुद जो है कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो चार बार। कितने बार? 4 बार ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। बात करें यहाँ का गवर्नर की मित्रों, तो यहाँ का गवर्नर जो है छगु मगन भाई पटेल, ऐसा ही है, याद रखेगा। छगु मगन भाई पटेल जो है यहाँ का क्या है? गवर्नर है, याद रखेगा। छगु भाई मगन पटेल हो जाएगा यहाँ का क्या है? गवर्नर है, याद रखेगा, ठीक है ना। शिवराज सिंह चौहान तो कितना फीट? 108 फीट ऊंची जो है प्रतिमा का अनावरण करने का काम किया। अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज और दिया गया, ओंकारेश्वर बांध। तो यहीं पर जो है नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी पर एक बांध है जिसके कहा जाता है ओंकारेश्वर बांध। क्या कहा जाता है? ओंकारेश्वर बांध कहा जाता है। बोलते नर्मदा नदी के किनारे जो है बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है? तो जबलपुर, याद रखेगा। क्या हो जाएगा? जबलपुर बसा हुआ है, याद रखेगा। और जो है यहाँ का जो है, यहाँ का जो हाईकोर्ट है, यहाँ का हाईकोर्ट भी जो है आपका इसका राजधानी में ना होकर के कहाँ पर है? जबलपुर में, यानी कि भोपाल में ना होकर के कहाँ है? जबलपुर में ही है। इन बातों को याद रखेगा। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। और ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध भी कौन सा नदी पर है मित्रों? तो ओंकारेश्वर बांध भी जो है आपका, ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी की बात की जाए तो ये कहां से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक तो किसके? तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच से निकलती है। ये क्या है? नर्मदा घाटी कहा जाता है इसे, याद रखेगा। अमरकंटक से होकर के निकलने का काम करती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका मित्रों? 108 फीट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आदि पुरुष शंकराचार्य का प्रतिमा का अनावरण करने का काम किया। जो शंकराचार्य एक समानता का प्रतीक है, इक्वलिटी का क्या है? प्रतीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है? लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र की बात किया गया है। तो लोकतंत्र में किसने कहा था? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का काम करिएगा। किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या है? लोकतंत्र कहा गया, लोकतंत्र कहा जाता है। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने, याद रखिएगा। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम लिंकन ने क्या किया था? जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र कहलाता है। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन साहब बोले थे। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे, याद रखेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम, राष्ट्रपति जो है कौन है? जो है अब्राहम लिंकन से, याद रखेगा। अभी जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, याद रखेगा। अभी जो है G20 शिखर सम्मेलन में आने का काम किया था। जो बाइडेन साहब भी आए थे। दुनिया का प्रमुख, बहुत सारा प्रमुख आए थे। लोकतंत्र का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देने का काम किया अब्राहम लिंकन ने किया था। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। जो आज पूरी दुनिया लोकतंत्र के पीछे पड़ी है, अर्थात लोकतंत्र अपनाने के लिए जो है राजी है। और बहुत सारा देश जो है लोकतंत्र अपना रही है। जहां जहां पर अभी लोकतंत्र नहीं है वो सभी और लोकतंत्र की ओर अग्रसर है, याद रखेगा। तो ये लोकतंत्र दिवस जिस दिन मनाया गया उस दिन एक जो है आपका एक जो है रखा गया, थीम रखा गया। इसका थीम था राजनीति में विशेष व्यस्त भागीदारी को बढ़ाना। यानी कि युवा लोग को राजनीति में क्या करना? राजनीति की भागीदारी को बढ़ाना। क्योंकि युवा जो होते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। और वो सबसे बड़ी जो है अच्छे जो है पाथ पर, अच्छे रास्ता पर ले जाने के लिए अग्रसर होते हैं। इसीलिए देश, किसी भी देश का पूरी तरीके से जो आती है, यानी कि आगे ले जाने में जो सक्षम होती है वो युवा होती है। इसीलिए युवा को ध्यान में केंद्रित करते हुए राजनीति में विशेष व्यस्त भागीदारी को बढ़ाना इसका थीम रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना।
अब ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का मित्रों। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आया होगा। तो आप लोग सब, जैसा कि आप लोग को पता है, सभी लोग को पता होना चाहिए कि बिहार में जो है नौकरियों की बौछार कर दी गई है और हो रही है दिन प्रतिदिन, और भी आपको नौकरियां जो है आएंगे ही आएंगे। अभी बिहार एसएससी आपको देखने को मिल रहा है, फिर 5 दिन के बाद बिहार दरोगा देखने को मिलेगा, फिर आपको 1 महीने के अंदर जो है अपन नोटिफिकेशन टीचर का 70,000 नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, वो भी देखने को मिलेगा। फिर आपको जो है अलग टाइप का जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा, जूनियर इंजीनियर को देखने को मिलेगा, बीटीएससी को वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आए दिन अभी बहुत सारा बिहार में वैकेंसी आने वाला है। बिहार मेहरबान अभी है, उसके बाद जो है बिहार मेहरबान के साथ अभी केंद्र भी मेहरबान होने वाला है, जो कि रेलवे में जो है लाखों वैकेंसी आने वाला है। तो जुड़ जाइए, सोइए नहीं रहिए। अगर यदि आपको सपना देखना है तो सो करके नहीं, जा करके देखिए, तभी आपका सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। किस्मत के भरोसे सोने से कुछ नहीं होता है। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, ताकि आप अपने सपने को साकार और पूरा कर सके और एक सही लक्ष्य की और सही दिशा अपना सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।